बिस्मिल्लाह रहमान यानी पीएफआई को लेकर मरकजी वजारत दाखिला ने बड़ा इंकशाफ किया है। उसमें कहा गया है कि पीएफआई और उसके यूनिट्स के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए थे। शाहीन बाग में चल रहे शरीयत तरमीमी कानून की मुखालफत में मुजाहिरों को फंडिंग देने के लिए पीएफआई की तरफ से कई सारे बैंक अकाउंट खोले जाने की बात भी सामने आई है। जांच के दौरान पीएफआई के ऐसे कुल 73 बैंक अकाउंट का पता चला है। इनमें पीएफआई के 27 और उससे जुड़े यूनिट रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी आरआईएफ के माफ कीजिएगा 9 और पीएफआई की 17 अलग अलग यूनिटों के 37 बैंक अकाउंट में 2-3 दिन के दौरान 120 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। हैरत की बात यह है कि बैंक इन अकाउंट से 2-3 दिनों में ही मामूली रकम छोड़कर सारा पैसा निकाल लिया गया है बैंक के अकाउंट से। और इंकशाफ हुआ है कि पीएफआई के अकाउंट से कई बड़े वकीलों को पैसे भेजे गए। इन वकीलों में कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह का नाम भी शामिल है। पैसों की निकासी की तारीख शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरों की तारीख को दिखाने वाले ग्राफ से अगर हम देखें तो साफ पता चलता है कि पैसों की निकासी मुजाहरों की तारीख से पहले या मुजाहरों के दिन के दौरान ही की गई थी। हालांकि कपिल सिब्बल का कहना है कि उन्हें रकम केरल की हादिया केस की फीस के तौर पर दी गई है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने, रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ रद्द-ए-अमल आए। My reply is very straight and simple. As regard these transactions are concerned, the law enforcement agencies are doing their job. I need not make any comment. But if there is a particular suspicious nature of transaction on a particular day, then obviously it raises serious apprehension. और एक बात तो मुझे लगती है कि देश भर में जिस तरह के आयोजन करवाए जा रहे हैं वो सब वॉलंटरी नहीं है, ये बात मैं जरूर कहूंगा। कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत दवे। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, सोनिया गांधी जी से पूछना चाहते हैं, कपिल सिब्बल ने क्या 77 लाख रुपए 77 लाख रुपीस जो मीडिया दिखा रही है वो लिया था? इंदिरा जयसिंह से पूछना चाहते हैं कि आपने कितना लिया था? ये पैसे लेकर देश को बांटने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट होता है, कांग्रेस का हाथ देश बांटने वालों के साथ, कांग्रेस का हाथ आगजनी के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। ये पीएफआई कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये पीएफआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेसरों की हाथ काटती है। ये पीएफआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आगजनी और आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेकर सोनिया जी, क्या आपकी कांग्रेस पार्टी काम करती है वैसे? मैं याद दिला दूं, ये वही सोनिया गांधी की पार्टी है जिस सोनिया गांधी जी ने जाकिर नायक से डोनेशन लिया था। सोनिया गांधी जी ने बहुत बड़ा पैसों की बोरी जाकिर नायक से लिया था। ये म्यूजिक ये पूरा दिखाया गया था और बाद में वो कह रही थी मैंने वापस कर दिया। तो ये बड़ी बात नहीं है कि पीएफआई से भी सोनिया गांधी जी ने डोनेशन के रूप में पैसा लिया हो कांग्रेस के लिए। स्टोरी क्या है कि हमने सीएए कुछ ऐसे वकील हैं जिन्होंने सीएए प्रोटेस्ट्स की वजह से पैसा लिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पार्टी फ्रंट ऑफ इंडिया से। तो असलियत तो ये है, और आपको याद होगा कि हादिया का केस हुआ था और वो हुआ था 2017 में। उसमें मैं वकील था और उस केस में जब भी मैंने पेश हुआ मैंने बिल भेजा, अपने एडवोकेट को बिल दिया। बिल की पेमेंट सारी हो गई और वो पहला बिल था वो 4 अगस्त 2017 में रेज किया था और आखिर का बिल 8 मार्च 2018 में रेज किया था। मार्च 18 तक सारी पेमेंट हो चुकी थी और वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए था। अब ये कहते हैं कि नहीं वो तो सीएए प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ख्वाब आना था कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर बनेंगे, फिर सीएए पार्लियामेंट में पेश होगा, फिर सीएए पास होगा, फिर प्रोटेस्ट होगी, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होगी और उसके पैसे मैं 2017 में ले लूंगा। मतलब कि कुछ हद होती है। सरकार के लोग देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। अगर ऐसा है तो होम मिनिस्टर को चाहिए कि देश को बताएं पैसा कहां से आया है, कहां गया है, किस किस को बांटा गया है। सिर्फ एक खबर की बुनियाद पे आप उन लोगों को बदनाम करें जो सीएए की मुखालफत कर रहे हैं, तो
ये मुनासिब नहीं होगा। नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, किसी तरह का इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। आखिरकार अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा था तो भारत सरकार की वो एजेंसियां क्या कर रही थी जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा था? जो लोग ध्यान हटाना चाहते हैं, कम से कम ये सार्वजनिक करें कि वो किन किन तारीख में और कहां से वो पैसा आया है। तो कम से कम ये सरकार बताए कि इतना बड़ा 120 करोड़ का अमाउंट जो आप कह रहे हैं और भारत आया है या भारत में ही कुछ अकाउंटों में पहुंचा है, तो आखिरकार भारत की इतनी महत्वपूर्ण एजेंसियां क्या कर रही थीं? सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, इसके पीछे कोई भी एक सबूत नहीं है और इनकी हालत भी वैसी ही होगी जो इससे पहले जो अलग अलग हमारे पर इल्जामात लगाए, यानी कोई भी प्रूव होने वाला नहीं है। कि ना तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को इस मामले में कांटेक्ट किया है, ना तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इशू किया। तो ये सिर्फ एक अफवाहें हैं जो चंद अननोन सोर्सेज को कोट करके फैलाया जा रहा है और उनकी जिम्मेदारी होती है जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो प्रूव करें कि ये इल्जामात क्या हैं। पीएफआई हालांकि इनकार कर रही है, हमने सबकी बातें आपको सुना दी, लेकिन 2 से 3 दिनों में ये जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, ये जो रिपोर्ट बता रही है गृह मंत्रालय की, होम मिनिस्ट्री की, कि 2 से 3 दिन के भीतर 120 करोड़ रुपए पीएफआई के अलग अलग खातों में जमा किए गए और इनको जमा करने के तुरंत बाद निकाल भी लिया गया। बड़ी बात, खास बात यह है कि इनमें 50% रकम जो है कैश में, नगद में ले ली गई, निकाल ली गई। ये बड़ी बात है और लगातार क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि फिर बड़े दंगे कराने की कोई साजिश है पैसे के दम पर जैसा कि बताने की कोशिश की जा रही है। इस पर ही आज हम बात करेंगे। हमारे 5 सवाल, क्या पीएफआई फंडिंग से शाहीन बाग का लिंक है, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या पैसे देकर शहरियत पर दंगे कराए गए? तीसरा सवाल, क्या यूपी को तजुर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इंतहा पसंद, क्योंकि देखा गया रामपुर, कानपुर, बुलंदशहर, बिजनौर, बहराइच, हापुड़, जबरदस्त यहां पर तशद्दुद हुआ सीएए की मुखालफत में और लगातार इसको कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो क्या यूपी को प्रयोगशाला के तौर पर, तजुर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कट्टरपंथियों के जरिए, इंतहा पसंदों के जरिए? चौथा, पीएफआई को इतने अकाउंट खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? और 5वां सवाल, क्या वजारत दाखिला उठाएगा सख्त कदम? इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान विजय कौशिक जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, उनसे बात करेंगे। संजय के चड्डा, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के आइन के बड़े जानकार, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त त्यागी साहब हैं और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। शिवम त्यागी से, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं शिवम त्यागी। तो बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा चड्डा साहब। मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कि इतने ज़्यादा अकाउंट खोलने की, आप तो कानून के भी जानकार हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्यों पीएफआई को ज़रूरत पड़ी होगी? हालांकि सारी बातों का पीएफआई खंडन कर रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब आप सही हैं या ऐसा आपने कुछ किया नहीं तो आपको फिर सफाई देने के लिए क्यों आना पड़ा? देखिए, ये बात संदेह जरूर देती है, इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि भाई एक संस्था का एक अकाउंट होगा, 2 होगा, 5 हो जाएंगे। आप 75 अकाउंट से ज्यादा अगर अकाउंट आपने रखे हैं खोल के, तो उसकी क्या आवश्यकता थी, क्या रीजन है, ये एक संदेह जरूर देती है। और इस पे मुझे नहीं लगता कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इस चीज का जरूर उन्होंने देख रहे हैं और उस पर तहकीकात चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बहुत अहम ये भी उठता है कि कहाँ हैं वो एजेंसीज जब वो ये अकाउंट खोल रहे थे? कहाँ गई थी वो एजेंसीज जब 112 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए 2 दिन में जमा हो? लेकिन ये भी तो सही है संजय चड्डा जी कि उन्हीं एजेंसियों के जरिए ही ये खुलासा हुआ, ये इंकशाफ हुआ है जिसकी की खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये चीज अलग से प्रकट हो गई या किसी का बयान आ गया। एक और चीज
जैसे कपिल सिब्बल साहब अभी फरमा रहे थे आपकी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये 2018-2017 का है, तो कहीं ये सारा चीज क्या है? 2017 और 18 की पेमेंट्स का जिक्र आज कर रहे हैं, क्या कारण है? क्या इसमें आप ये देखिए, बहुत अहम बात है। मैं और किसी भी तरीके से कपिल सिब्बल ने अपनी फीस लिया है, वो एक उन्होंने बिल का हिसाब दे दिया एंट्री वाइज के, 17 तारीख को ये बिल था और 28 तारीख को ये बिल था, उन्होंने भी बताया आपके सामने। आप लेकिन आप उससे पहले संबित पात्रा जी क्या कह रहे थे? वो सीधे कह रहे थे कि कपिल सिब्बल जी ने इतने लाखों रुपए ले लिए। अरे भाई, वकील है वो, उनकी पेमेंट्स है, उसको मेरे को नहीं लगता किसी भी तरीके से इस तरीके का एक बयान देना चाहिए। लेकिन जो सबसे संदेहायुक्त बात है वो है 175 अकाउंटों में कैश की निकासी होना, ये चीजें संदेह देती हैं। देखिए संजय चड्ढा जी, खास बात ये भी है ना कि उत्तर प्रदेश की, खासतौर से वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर ही वहां से इन पैसों को इन बैंक खातों में जमा किया गया। फिर हम उस ग्राफ को देखते हैं जिसमें जिस दिन ये पैसे निकाले गए हैं वो सीए के खिलाफ मुजाहरों का वक्त था, उनमें तशद्दुद के दिन थे। तो क्या इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि तशद्दुद को फैलाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया गया, और शाहीन बाग से भी क्या इसका कोई लिंक नहीं निकलता? देखिए, दो बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहले तो आपकी बात का जवाब, देखिए ये मैटर कोई भी नहीं यहां टेलीविजन पर बैठ के बता सकता। ये 100% इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा किसने वो निकाले हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि अगर कैश विड्रॉ भी हुआ है तो किसका हुआ, उसके दस्तखत होते हैं चेक के ऊपर, हर चीज है, किसने चेक दिए, कैश दिए, वो तमाम लोग 1 मिनट में पकड़े जाएंगे, पहली चीज। लेकिन जो इसके पीछे की जो बात आ रही है कि बगैर सोचे समझे एक एडवोकेट, जो कि सीनियर एडवोकेट है इस मुल्क के, उनके ऊपर 70 लाख रुपए का इल्जाम लगा दिया कि ये बगैर सोचे समझे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप ये देखिए, जो वो पर्चा भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो लगातार हम दिखा रहे हैं, दिखाइएगा फिर से, उसमें नाम है और इंदिरा जयसिंह का भी नाम है, उनको भी ये पैसा गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है सर, वो पर्चा हम आपको, तब तो शाहीन बाग का किसी ने सोचा भी नहीं। 2018 की लास्ट पेमेंट है, आप देखिए ना, उनको जो पेमेंट हुई है वकील साहब को, वो 2018 की आखिरी पेमेंट है। आप दोनों चीजों को लिंक मत करिए, मेरी ये गुजारिश है। इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, गलत लोगों को, बिल्कुल इसकी जांच हो रही है, जो भी जांच हो रही है, चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन विजय कौशिक कांग्रेस के सीनियर लीडरान खामोश क्यों हैं? उनकी खामोशी को क्या समझा जाए इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस बात में कोई वजह ही नहीं है उसके ऊपर चर्चा कांग्रेस पार्टी क्यों बार बार करती रहे। अभी तक तो ये कहते थे कि शाहीन बाग में या उत्तर प्रदेश में जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ देश बांटने वालों के साथ है, आतंकवादियों के साथ है, दहशतगर्दों के साथ है। ये संबित पात्रा का बयान। संबित पात्रा मानसिक संतुलन वो इसलिए कह रहे हैं कि बुलंदशहर, रामपुर, कानपुर, मैं किस बात की बात कर रहा हूँ आप समझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक जी, आप समझे नहीं मेरी बात, हुए थे आप मेरी बात को समझिए ना जी। पीएफआई का बड़े पैमाने पर अकाउंट्स का मिलना, मैं इसी पर आ रहा हूं, उनसे पैसों का निकलना, और ये सारे सीए की मुखालफत के वक्त और उस दौरान हुए तशद्दुद के वक्त निकलना, इस पर मेरा सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? एक बात, और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगा रही है उसका जवाब दीजिएगा। बुलंदशहर, रामपुर, कानपुर, बिजनौर, बहराइच, हापुड़, यहां पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, आप भी जानते हैं, बसें जलाई गई, लोगों को नुकसान हुआ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या उन लोगों का साथ दे रही जो इस तरह से पैसे भेज रहे हैं तशद्दुद के लिए, और अभी तक कांग्रेस की खामोशी क्या बताती है? इमरान जी, संबित पात्रा सुबह से शाम तक इतने झूठ बोलते हैं कि उन्हें यही पता नहीं होता कि घंटे भर बाद क्या झूठ बोलेंगे। अरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूं इस मुद्दे पर। सबसे बड़ी बात, उन्हें पहले इतिहास में जाकर देखना चाहिए था कि बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए कैद हुए थे, और सुबह से शाम तक वो बयान बदलते हैं। संबित पात्रा जी, पहले इन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि यूपी में जो हिंसा हुई, दिल्ली में जो हिंसा हुई, इसके पीछे कांग्रेस है। फिर इन्होंने कहा नहीं जी, इसके पीछे तो पीएफआई है। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक मास्टरमाइंड को पकड़ लिया कि भाई यूपी हिंसा के पीछे वसीम अहमद जो है मास्टरमाइंड था, पीएफआई का चीफ है, और उसको गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात यह है कि इनकी सरकार, इनकी पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई और उसे जमानत मिल गई। अब ईडी ने एक नया शगुफा छोड़ा है, इसकी सच्चाई जब सामने आएगी। इन्होंने कहा है कि 73 बैंक अकाउंटों में
120 करोड़ रुपए डाला गया। भैया 73 बैंक अकाउंट एकाएक कैसे खुल गए? और एक आजकल सेंट्रलाइज सिस्टम है कि अगर किसी भी संस्था के नाम से 2 अकाउंट भी खुलेंगे तो भी पता चल जाएगी। अगर 73 बैंक अकाउंट एक संस्था खोल रही थी तो भाई सरकार कहां सो रही थी? आज 10,000 रुपए भी निकालने जाते हैं आप, 50,000 से ऊपर जमा कराएंगे, निकालेंगे तो आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर, सारी जानकारियां उसके साथ देनी होती है। तो ये जो सरकार ये केवल प्रोपेगेंडा कर रही है कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं उनको किसी तरीके से देशद्रोही साबित किया जाए और फिर इनका इलाज किया जाए, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, कुछ भी किया जाए। XYZ। शिवम त्यागी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं केवल कि जब ये इतने झूठ बोलेंगे तो इनके किस किस झूठ का जवाब कांग्रेस देती रहेगी, ये जनता है, सब जानती है। समय आने पर जनता ही इनको जवाब देगी। शिवम त्यागी, एजेंसियां क्या कर रही थी और जिस तरह से आप लोगों की कोशिश है कि जो मुजाहिरीन हैं उनको फंसाया जाए किसी न किसी रूप में और उनका जो साथ दे रहे हैं उन पर भी किसी न किसी तरह से मामले दर्ज हों। इमरान जी, मैं आशा करता हूं कि मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था तो वो भी मुझे शांति से सुनेंगे। कौशिक जी, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि संबित भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो वही अदनान पे आजकल आप बहुत चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे वैसों को दिया, थोड़ा दिमाग अगर राहुल को भी दे देते आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात, अब ये कहते हैं कि हम इनको बरगला रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं ये कहिए कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को खराब करने की या और उसको ये लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देश विरोधी है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ईडी की रिपोर्ट्स कह रहे हैं। वो एक अलग बात है कि ये इस देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी को भी नहीं मानते, लेकिन सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। सिचुएशन कुछ ऐसी है, 73 अकाउंट्स में 120 करोड़ रुपया डिपॉजिट हुआ, जिसमें से कश्मीर में भी 1 करोड़ 60 लाख रुपया डिपॉजिट हुआ। सबसे ज्यादा पैसा जो डिपॉजिट हुआ और सबसे ज्यादा जो बैंक अकाउंट्स की लोकेशन है वो वेस्ट यूपी में है और पैसे का ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब जो डिपॉजिट और विड्रॉल हुआ है वो ज्यादातर कैश हुआ है। और वो जो पैसा विड्रॉल हुआ है वो उसी ड्यूरेशन में विड्रॉल हुआ है जिस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शाहीन बाग से इसके तार और पूरे देश में जिस तरह से सीएए के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं, उससे सीधा इसका तार मिलता है। मरकज में सरकारें पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगा देती? पीएफआई की शामत आई, हमारा आज का सब्जेक्ट भी है, मौजू भी है जी। मैं जवाब देता हूं, आपकी सरकार इतने खतरनाक मामले में अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उन पर बैन क्यों नहीं किया? बिल्कुल, आप मानिए केरला ने नहीं लगाया था लेफ्ट की सरकार ने, लेकिन हमारी सरकार ने झारखंड में लगाया ना, झारखंड में बैन किया हमने पीएफआई को, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और आने दीजिए ईडी की रिपोर्ट, इसके बाद देशव्यापी रोक भी इस पर जरूर लगेगी। उन्होंने अपने दफ्तर खोल रखे हैं। मैं क्या कहता हूं, इस देश में हर किसी को, शिवम त्यागी, इस देश में हर किसी को अपनी बात रखने का और ऑफिस खोलने का भी अधिकार है, लेकिन जब एजेंसीज कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब एजेंसीज उनके खिलाफ सबूत जुटा लेंगी, जिस तरह से मनी ट्रेल पकड़ा जाएगा और जो सामने आएगा, पैसा कहां से डिपॉजिट हुआ ये पता चलेगा, जब ये सारी जांच से बाहर बातें आएंगी तो चिंता मत कीजिए, इस पीएफआई पर भी रोक लगेगी। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये जो धरना है ये स्पॉन्टेनियस है, लोग खुद बाहर आ रहे हैं, लोग खुद निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं, 120 करोड़ रुपए का इतना बड़ा स्टेज मैनेज्ड प्रोग्राम पूरे देश में देश के खिलाफ चलाया और इन्हीं के नेता सीधा पाकिस्तान से आते हैं और एयरपोर्ट पर आकर आ जाते हैं शाहीन बाग। अरे वो तो शुक्र है शाहीन बाग में एयरपोर्ट उतरने का जुगाड़ नहीं था, हेलीकॉप्टर का नहीं है, तो वहां भी उतार सकते थे। फिर आपको क्या लगता है इनसे पूछिए पीएफआई जैसी तंजीमों के पीछे किसका सियासी आशीर्वाद? देखिए, सियासी आशीर्वाद बिल्कुल साफ आपको पता चलता है जब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, इनके नेता ओपनली उनको जाकर सपोर्ट करते हैं तो इनका साथ तो है ही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं, मैं जामिया के साथ हूं, मैं सबके साथ हूं, मैं जेएनयू के साथ हूं। तो जाहिर बात है, अब देखिए ना जिस तरह से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे धरने प्रदर्शनों में, तो जाहिर बात है ये देश विरोधी जैसी तंजीमों के पीछे कांग्रेस का सियासी आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद है। अरे तो बिरयानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर, इसलिए था कि कांग्रेस, मैंने विजय कौशिक जी को देखा था एक फोटो में, आपने कहा ऐसी वैसी बातों पर हम कितना बोले, पूछिए आपने यही कहा ना ऐसी वैसी बातों पर कितना बोले, लेकिन कांग्रेस की खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इमरान जी देखिए, इस देश में दिक्कत क्या हो रही है कि सारे डिसीजन अकेले मोदी जी खुद ले रहे हैं,
कपड़ों से वो पहचान कर लेते हैं। और अभी जो एक शर्जील तो सोनिया गांधी नहीं लेती क्या सारे खिलाफ डिसीजन अपने आप? दर्ज हुआ है प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को भी इस तरह से मोदी जी ने उस वीडियो को देखा, सारे डिसीजन एमएसी बनाकर खुद लेती थी। कम से कम इस पार्टी में लोकतंत्र तो है, सरकार में लोकतंत्र तो है। मुकदमा दर्ज हो गया। अरे आपने तो पैरालाइज कर दिया था पूरे देश की सरकार को और इस देश के प्रधानमंत्री के पद को। अब मुझे लगता है कि मोदी जी उन सारे बैंक अकाउंटों को लेकर उन्हें देखिए मोदी जी सीधा जवाब दीजिए कि आप इस देश के जो विरोधी लोग हैं, जो देश विरोध में नारा लगा रहे हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, आप उनके साथ भैया ये बता दो शिवम भाई, साथ है या खिलाफ? ये बता दो आप देश विरोधी लोगों के साथ है या खिलाफ? छोड़िए बाकी इधर उधर की बातें। वो देशद्रोही है, देशभक्त इतना बताइए, ये जो देश विरोध में नारे लग रहे हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, खैर साथ तो आप इनके हैं, लेकिन आप भी बोल दीजिए एक बात बता दो। आप मुझे सीधा बताइए, ये जो स्वास्तिक के चिन्ह से छेड़छाड़, ये जो भगवा जलेगा, ये जो हिटलर वाली मौत मरेगा, आप इन सब लोगों के साथ है ना? इसीलिए तो कह रहे हैं हम आपको कि आप राष्ट्र विरोधी लोग हैं, आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हैं। कि वो देशद्रोही है, देशभक्त है। अरे देखिए ना सामने वीडियो में, आपको नहीं दिख रहा? ये तो चिकन ने किया असम को इस देश से अलग कर देना, 5 लाख लोगों को इकट्ठा करना, कोई जाकर कहता है कि आप इस देश से अलग कर देंगे असम को, तो तब ये सरकार सुनेगी। आपको अभी भी देश विरोध नजर नहीं आ रहा इसमें? देश विरोध नहीं नजर आ रहा आपको इसमें? अच्छा आप चाहते हैं अब्दुल मोइद अजहरी भी मेरे साथ आ गए हैं, ठीक है। चाहते हैं कि नहीं? शिवम मैं आऊंगा आपके पास, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप आपके पास मेरे सवालों पर रहिए, मेरे सवालों पर रहिए। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, अगर वो देशद्रोही है तो कांग्रेस उनके साथ नहीं है। विजय बिल्कुल है। विजय जी मेरे सवालों पर रहिए। देखो विजय जी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान साथ खड़ा हुआ है शर्जील के, क्या बात कर रहे हैं? और आपके नेता जाकर स्टेज शो कर रहे हैं वहां पर। चलिए मैं कहता हूं, मैं आ रहा हूं, कुछ नहीं होता ना, मैं आ रहा हूं। आप दोनों को थोड़ी देर के लिए खामोश होना पड़ेगा। विजय जी शिवम, मैं अब बार बार नहीं कहूंगा। विजय जी और शिवम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बार बार नहीं कहूंगा, पहली बार ही कह रहा हूं कि आप लोग सुनिए, मेरे सवालों पर रहिए, ठीक है? मैंने आपको मौका दिया बात करने का, अपनी अपनी बात रखने का। मैं आ रहा हूं आपके पास। अब मैं जरा अब्दुल मोइद अजहरी साहब के पास जाऊंगा, इस्लामिक स्कॉलर हैं और सूफी आंदोलन के जो देश में जो बड़े नौजवान प्रणेता हैं उनमें से आप एक हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा मिस्र में हुई है, अल अजहर यूनिवर्सिटी में। मैं आपसे जानना चाहता हूं अजहरी साहब, क्या पीएफआई फंडिंग से शाहीन बाग का लिंक है क्या? जैसे कि इन कागजों में चीजें नजर आती हैं, इतने सारे दफ्तर, इतनी बड़ी रकम, और उन्हीं मौकों पर निकाली गई जिन मौकों पर तशद्दुद हुआ, जिन मौकों पर प्रोटेस्ट हुआ। देखिए, ये तो सरकार को तय करना है और एजेंसीज को तय करना है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ भी आता है, इसका जिससे भी लिंक होता है, अगर इसको देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है तो उस एजेंसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए से जो कुछ जिन पर भी आरोप लगता है और आरोप जिन पर भी सिद्ध होता है उन पर कार्रवाई हो, ये जरूरी है। वो कहीं भी हो, यूपी का हो, आप दिल्ली का हो, कहीं से भी, लेकिन उससे पहले लिंक लगा लेना और उससे पहले ये अंदाजा लगा लेना कि ये सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो धरना हो रहा है पूरे देश में, सर ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। पहले मैंने क्या कहा कि इस पर जांच हो, तफ्तीश की जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसी बात को लेकर तफ्तीश नहीं, आप नहीं कर रहे हैं ना, सरकार कर रही है, सरकार को करना चाहिए। मैं मांग करता हूँ करें, मैं खबर बता रहा हूँ। हाँ, आपका व्यू ले रहा हूँ। आपने जो खबर बताई मैं वही कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और यही नहीं, इस तरह के जितने भी अकाउंट हैं, जिस तरह से भी अगर इस तरह का शक होता है कहीं पर, उसकी जांच हो। और अगर लगता है कि वो जो ट्रांसफर हुआ है उससे किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग करने में इस्तेमाल हुआ है तो जांच करो। उसके बाद जब आरोप सिद्ध हो जाए तो उसके बाद उन पर कार्रवाई करो। बड़ा मसला क्या है कि आज जो है पीएफआई को लेकर के या इस एनआरसी और सीए पर जो सरकार का फेल्योर है, वो जो जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, अब उससे बचने के लिए वो तरह तरह के प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रही है। पहली बात आप देखें कि डीएसपी देवेंद्र सिंह, इसी सीए और एनआरसी के बीच में उनका खुलासा होता है, पूरी मीडिया से उनका वक्तव्य गायब है। भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरीके से उन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। शर्जील इमाम की उस वीडियो पर पूरी मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही के आरोप लगाने के लिए बजिद है, क्योंकि उनको लगता है कि जो मेरे खिलाफ है वो देशद्रोही है। इमाम पूरी बात पहले मैं ध्यान से सुना है अब्दुल मोइद अजहरी साहब?
मैं पूरी बात पहले मैंने सुन लीजिए। सेना की जबान में उसको क्या कहते हैं आपको पता पहले है? आप मेरी बात देश सुन का लीजिएगा, कनेक्शन आप देख काटना। आपको पता है मैंने उनकी रेलवे पूरी- की पटरियों पर इतना मलबा डाल दो कि असम देश से कट जाए, उसको हटाने में काफी पूरी वक्त लग बात जाए। सुन लीजिए, पूरी ये बात सुन ये लीजिए। आप कह रहे हैं कि इसको उठाना नहीं चाहिए? मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और पूरी बात कर रहा हूं। शर्जील इमाम की मैंने पूरी वीडियो सुनी है। शर्जील इमाम ने बहुत सारी बातें गलत कही हैं, उनका मैं कंडेम करता हूं और उसको मैं गलत कहता हूं कि उन्होंने गलत कहा है, लेकिन उन पूरी बातों में कहीं भी देशद्रोह नहीं है। अच्छा। कहीं भी आतंकवाद नहीं है। एक मिनट पूरी सुन लीजिए शिवम, उन्होंने दो वर्ड जो बात कही है, जो जिसकी वजह से एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। एक बात क्या कही है कि जो असम को कट ऑफ करने की बात कही है, जो मैंने उसको समझा है वो बता भी रहे हैं कि जो पटरियों पर आप मलबा डाल दो कि इतना मलबा पड़ जाए कि वो 1 महीने तक उठ ना पाए, जो एक ट्रांजैक्शन है असम का और इंडिया के साथ जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन काटने की बात करें, गलत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने गलत कही हैं, लेकिन उसे आतंकवाद से जोड़ देना। अब्दुल मोहम्मद अजहरी साहब, उनकी बात में क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? मैं आप उनकी बात जिस से हिसाब से कह रहे हैं नहीं रखता हूं, लेकिन उसे अगर गलत भी नहीं कह रहे हैं और जाए, गलत कह रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? मैं क्या कह रहा हूं कि उनकी मैं बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कंडेमेबल है, गलत कहा उन्होंने, लेकिन उसे आतंकवादी कह देना और देशद्रोही कह देना यह भी गलत है कि जिस देवेंद्र सिंह के ऊपर आरोप अब सिद्ध हो रहा है, बिल्कुल वो खुलासा हो गया, अफजल गुरु के लेटर में आ गया, उसे अब देशद्रोही अब तक नहीं कह पाए। और देश के टुकड़े करने की बात न जाने कितने लोग, अभी भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रवक्ताओं ने कह दी, बीजेपी के लीडरों ने कह दी।